बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। अच्छा, सबसे पहले नाज़रीन हम कुछ ऐसी ख़बरें आपको सुना देते हैं जो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होती है, मगर अच्छा एक परेशानी वाली ख़बर भी, उस पर पहले बात कर ले। काबुल शहर जो है ना, अफ़गानिस्तान का जो दारुल हुकूमत है, वो दुनिया का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहाँ पर पानी ख़त्म भी हो सकता है। अब ये आलमी फ़लाही तंजीम है, ठीक है, मरकरी कोर के नाम से। अब इन्होंने एक ये इंकशाफ किया है कि अफ़गानिस्तान के जो ये दारुल ममालिक में जो पानी है उसमें शदीद किल्लत का सामना जो है वो है ऑलरेडी, और कि आगे 5 साल के बाद जो है ना पानी आना बिल्कुल बंद हो सकता है यहाँ पर। और अभी भी पानी के ये हालात हैं वहाँ पर कि जो लोग हैं वहाँ पर 30% आमदन जो है वो सिर्फ पानी पर ख़र्च हो रही है। पानी इतना महंगा है, पानी ख़रीदने पर ख़र्च हो रही है। अब ये आप सोच लीजिए कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी ये सब कुछ हो सकता है किसी भी टाइम पर। तो बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा हमको। अगर हम यही बात अफ़गानिस्तान की, इसी शहर काबुल की अगर कर रहे हैं हम, तो 10 लाख इसकी आबादी थी, 2001 की बात कर रही हूँ, और अब 7 गुना ज़्यादा इसकी जो है ना आबादी बढ़ गई है, मतलब 70 लाख आबादी हो गई है। इसी वजह से जो पानी है उसकी किल्लत हो गई, पानी कम हो गया है। और पानी के जो बाकी ज़खायर नीचे भी है ना, उधर सीवरेज जो है ना वो चीज़ें वो शामिल हो रही है, तो ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो पाकिस्तान को भी इन चीज़ों पर सोचना पड़ेगा। पाकिस्तानी लोग जो हैं, क्योंकि ये बाहर जो गाड़ियाँ नहला रहे होते हैं, ठीक है, फ़र्श धो रहे हैं तो ऐसे धो रहे हैं, ऐसे धो रहे हैं यार। सुबह दांत का ब्रश करते वक्त भी, मतलब इतनी जाहिल कौम है हम कि दांतों के ब्रश के टाइम पे भी ना तो नल का खुला छोड़ देते हो। भाई नलके का क्या ताल्लुक है, वो फजूल में बह रहा है, बंद करो यार। यही वाली हरकत है, ये अगर हमारे मुल्क में हो गई ना तो पानी को तरसेंगे। और जिस तरह की हमारे करतूत है ना, तो हम तो पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। हम पे तो कहर भी आएगा, अजाब भी आएगा। याद रखें, मुसलमान हैं हम, सबसे पहले हम पे ना ये आजमाइशें आती हैं हमारी करतूतों की, तो बचत कर लें। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग खबर की तरफ चलते हैं, ठीक है नाज़रीन। जो परवाज़ होती है ना, फ़्लाइट्स वगैरह, उसमें जाली फ़्लाइट अटेंडेंट बनकर 120 मरतबा मुफ्त सफ़र करने वाला अमरीकी एक शहरी वो गिरफ़्तार हो गया। अच्छा, मुझे बड़ा फ़िल्मी सा सीन लगता है। मैंने इस तरह की कोई मूवी भी देखी थी, मुझे याद है, उसमें जाली पायलट बन के ना, कैच मी इफ़ यू कैन, उसमें वो बंदा जो है ना धोखे इसी तरह से देता है और ऐसे ना परवाज़ पे सफ़र करता है। असल में होता ये कि जो एयरलाइंस होती है ना, उसमें जो उनका अपना स्टाफ होता है ना, अगर उनको कहीं जाना हो तो उनको मुफ्त में इधर उधर बिठा कर तो ट्रैवल करा देते हैं, उसमें कोई पैसे वैसे नहीं होते। तो उसने फिर 120 बार, और पकड़ा भी तो 120 बार के बाद पकड़ा गया। यार बंदा चोरी करे एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 5वीं बार फड़ा जाए बनता है, 120 बार यार। हाँ। अच्छा, एक और इसी तरह की आपको खबर सुनाते हैं। जाली डिग्री पर 22 साल तक ख़ुद को साइकेट्रिस्ट जाहिर करने वाली एक खातून जो है, उनको कैद कर लिया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये जो खातून जो थी ना, 1995 में बरतानिया आई थी और उन्होंने अपनी साइकेट्रिस्ट की डिग्री स्टार्ट की थी, मगर कंप्लीट कोई नहीं की थी। मगर फिर वो एक हॉस्पिटल में उन्होंने जॉब शुरू कर दी, और प्रॉपर साइकेट्रिस्ट की जो जॉब है ना वो करती नहीं। और जब उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए ना, तो वहाँ पर उस वक्त तो हॉस्पिटल के जो एहलकार हैं उन्होंने देखा कोई नहीं, चेक नहीं किया, तो वो जॉब भी करती थी 1997 से लेकर, ठीक है, 2017 तक की अगर बात करें जौन सा है ना, एक माहिर नफ्सियात के तौर पे वो काम करती थी, और मरीज़ भी देखती रही, नुस्खे भी देती रही, दवाइयाँ भी लिखती रही। अल्लाह। और उसके बाद फिर अब ये तब पकड़ी गई जब इन्होंने 84 साला खातून की जो एक वसीयत है ना, उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश की ताकि उनकी जायदाद को हथिया सके। तो वहाँ पे फड़ी गई। मतलब फिर जब चेक किया गया तो उनकी डिग्री का भी पता चला, डिग्री भी कोई नहीं थी इनके पास। तो 20 साल तक तो बग़ैर किसी डिग्री के तो दाइयाँ नुस्खे लिखती नहीं है यार। ऐसे भी दुनिया भर में हो रहा है यार, हम सब अपने आप को बोलते हैं। अच्छा, एक और जगह कोस्टारिका है ना, उसमें एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है जहाँ पर बिजली है ना, बिजली है, बल्कि ये तो छोड़े, मगर मैं आपको बताऊँ, जो बिल्लियाँ नहीं होती हैं, म्याऊं म्याऊं वाली बिल्लियाँ, उसके ज़रिए चर्स को स्मगल करने की कोशिश की गई। तो ये वाक़या पेश आया जब एक जेल का जो वार्ड होता है ना, उसने ऐसे, वो बंदा रोड पे फिर रहा था, एक गार्ड सा,
ठीक है। तो बिल्ली जब जा रही थी उसके सामने से तो उसने कहा कि ए क्या है, क्योंकि बिल्ली के पीछे ना कुछ पैकेट्स वगैरह बंधे हुए थे। तो जब उन्होंने बिल्ली को पकड़ा तो फिर उन्होंने देखा कि 236 ग्राम चर्स जो है ना और 68 ग्राम हेरोइन भी, वो भी वहाँ से बरामद हुई है। तो यार बिल्लियों के ज़रिए भी आप चर्स, बिल्ली तो पकड़ी गई है, अब बिल्ली बताएगी क्या पता नहीं, मगर वैसे बिल्ली को ना जानवरों के डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है कि तुम बताओ भाई ये कौन तुमसे सप्लाई करा रहा था, वो बताएगी क्या, पता नहीं। अच्छा, किस्मत की भी एक बात है ज़रा सुनने वाली है। इंग्लैंड में एक मछेरा जिसने एक नायाब ऐसी समंदरी मखलूक पकड़ी है जिसमें एक नीले कलर का एक लॉबस्टर पकड़ा है। ये एक ही रात में इसने 2 बार पकड़ा है। अच्छा, ये इतना नायाब होता है कि 20 लाख में कोई एक ऐसा लॉबस्टर होता है, ये नीला लॉबस्टर जो कि ब्लू कलर का होता है। तो आप अंदाज़ा लगा दें, तो इसने एक ही रात में जो है ना 2 बार पकड़े। तो मज़े मज़े की कहानी है। देखिए किस्मत है लोगों की, है ना, किस्मत ही है और क्या, कि नीला लॉबस्टर उसको मिल गया। अच्छा, आज हमारा टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसकी कॉल्स भी हम आपके साथ शामिल करेंगे। हमारे पास इसका जो आज का टॉपिक है ना वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो इंसान ज़िद्दी होता है और दूसरा होता है ज़िद्दी स्टबन फैट जो आपकी ज़िंदगी से आसानी से नहीं जाता। अच्छा, उसके लिए आपको ना बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, वाकई में पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो ज़िंदगी के पापड़ जो आपने कभी इतने खाए नहीं होते उनको बेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो स्टबन इतना होता है, इतना ज़िद्दी, इतना बदतमीज़, इतना खुदसर होता है, अपनी जगह से नहीं हिलता। आप कहते हैं यार मैं डाइटिंग कर कर के मर गया हूँ, यार मैं जिम जा के मर गई हूँ, तो साला मेरा ये फैट ही नहीं निकल रहा, ठीक है। और हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए हर एक के सामने खड़े होकर ना एक ही बात पूछते हैं, थोड़ा सा कॉफ़ी, थोड़ा सा चाय, थोड़ा सा ग्रीन टी पीने के बाद फ़ौरन सामने वाले से पूछेंगे दुबली लग रही हूँ ना, मोटी तो नहीं लग रही ना। ये हर एक को फोबिया है। अभी 2 मिनट नहीं गुजरेगा, 2 सहेलियाँ बैठेंगी तो फ़ौरन ना किसी को खुश करने के लिए कह देंगी यार दुबली लग रही हो, दुबली लग रही हो। अभी थोड़ी देर पहले ना आए है, आई एम सॉरी, हुआ ये कि मेरी मेहमान जो डाइटिशियन है, आपने भी मुझसे यही पूछा था यार, सो सॉरी, है ना। हम 2 सहेलियां हम बैठे तो मैंने भी आते सार यही कहा फिजा अब बहुत पतली लग रही है क्योंकि मैं तो बात कहीं और करी थी, अपने पे निकल आई। बात करने से पहले मुझे जरा हौसला आ जाए ना, हाँ। मुझे भी कह दे नहीं वर्दा आप भी पतली लग रही है। अच्छा, मैं ना अपना मोटापा दिखाना शुरू, मैंने कहा नहीं है, लगता कोई नहीं, मैं कद की लंबी भी हूँ ना, तो मैं दिखाना शुरू करती, छोड़े अगर मैंने दिखाया तो आप उठ के चले भाई ज़बरदस्त डाइटिशियन मेरे साथ मौजूद है, वर्दा सिकंदर, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनके बारे में हमेशा कहती हूँ रिसर्च तो बंदी के पास है ही, ठीक है, दिमाग भी है, पढ़ाई भी है, इसके पास डिग्री भी है। दूसरा जो इसके पास एक अच्छी चीज़ है वो ये कि इसकी एज, एक तो बहुत कम एज है इसकी, ठीक है। इस एज में इसने मोटापा फेस भी किया है, इसने दुबलापा भी फेस किया है, तो ये दोनों फेज़ इसके पास से प्रैक्टिसली गुजरे, तो इसको बड़ी चीज़ों का पता है। फिर इसके पास पेशेंट्स जो आते जाते रहते हैं, उनकी जो डाइट प्लान्स के ज़रिए जिससे काम होता है, जिससे फैट चला जाता है, तो ये उन चीज़ों के ऊपर वूर हासिल करती है। और यंग एज, यकीन मानिए जो यंग एज की डाइटिशियंस हैं ना वो आजकल बहुत तेज़ हैं, बड़ी रिसर्च करके, बड़ी लेटेस्ट रिसर्च के साथ काम करती हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए जो पेट की चर्बी है जी, ये किस तरीके से जाएगी? बदतमीज़, खुदसर, अच्छा, जैसे कि आपने बात की ना, मैं कहती हूँ ज़िंदगी में बहुत टेंशन्स हैं, हम हर टाइम कहते हैं यार टेंशनें ख़त्म नहीं होती, और ये जब आपका बेली और स्टबन फैट आ जाए ना, ये भी ख़त्म नहीं होता कि अगर इस पे सही डाइट पे काम नहीं किया जाए। अच्छा, अब सबसे पहले ना फिजा थोड़ा सा एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि वजूहात क्या है, हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे ये स्टबन फैट हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करने लग जाता है और ये फिर फैट जाता नहीं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है जब हम ओवर ईटिंग करते हैं। अभी रात ही का वाक़या आपको बताती हूँ, हम कोई 3 फ्रेंड्स बड़े अरसे बाद मिले, तो उनमें एक फ्रेंड हमारी बार बार कहती लेट्स ओवर ईट, लेट्स ओवर ईट, हम लोग आज बड़े अरसे के बाद मिले, लेट्स ओवर, अच्छी बात है, लेट्स ओवर ईट लेट्स ओवर ईट। तो बात बताने कि आजकल हम लोग फॉर द सेक ऑफ फन, फॉर द सेक ऑफ आर सेटिस्फेक्शन, जो हमारी सबसे बड़ी इंजॉयमेंट है वो ये है कि ओवर ईट करें। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो बहुत बड़ा मसला है वो अपनी गट का ख्याल ना करना। आपको 3 दिन से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, 3 दिन से ज़्यादा डायरिया होता है, तो ये आपकी गट की पहली अलामत है जो आपको बता रही है कि मैं ख़राब हो रहा हूँ, इस पे काम किया जाए।
और अगर आपके जिस्म में तजाबियत बहुत ज़्यादा रहती है, या अब हमारी जो बॉडी है ना उसका एसिड बेस बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। जिस्म को 80% अल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए, लेकिन हम वो हर चीज़ खाते हैं जो कि 90% हमारे जिस्म में जो है वो एसिडिटी कॉज करती है। अच्छा, अब एसिडिक हमारा जिस्म इसलिए होता है कि अगर हम रिफाइंड कार्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक गलती जो सुबह सुबह मैं भी कर रही हूँ, खाली पेट चाय पीना या कॉफ़ी पीना। अच्छा नहीं, मेरी सुबह तो 5 बजे हो गई थी, मैंने नाश्ता भी किया, मैंने लस्सी भी पी, मैंने एक शेक भी पिया, मैंने दलिया भी खाई, ठीक है, मैं एक पराठा भी फराल के साथ टिका के जबरदस्त। देखिए अब मगर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी नाश्ते से शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी सुबह अभी हुई है, मेरी सुबह 5 बजे से। पर मॉर्निंग शो होस्ट की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, जी के देखें कभी। जा सिमरन जी मेरी ज़िंदगी एक दिन, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। मेरे पास वर्दा सिकंदर मौजूद है, डाइटिशियन। हम बर्न करना चाह रहे हैं अपने फ़ैट को, तो जो स्टबर्न फ़ैट है, चर्बी है पेट की, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। कॉल्स भी आपकी शामिल कर सकते हैं, आप कॉल कीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम गलती क्या करते हैं सुबह उठते के साथ ही, जो पहला काम करते हैं हम, क्योंकि बहुत से हम ऐसे सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं, या फिर किसी हमारी पुप्पी चाची से पूछ लेते हैं, या हमारी कोई नानी दादी जो हमें बचपन में उनकी कोई बात याद नहीं, मगर अब हमें उनकी सारी बातें याद आ जाती हैं कि जो है ना, नानी ये करती थी, दादी ये करती थी, तो अब हम वो करेंगे, ठीक है ना, जबकि उसका नुस्खा हमें याद नहीं होता मगर हम करना शुरू कर देते। तो आपने मुझे ये बताना है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं सुबह उठते के साथ ही अपने बर्न करने के लिए फैट को। अच्छा, मैं तमाम जो अवाम है देखने वाली, उनको एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको मरने का शौक है या आपको लगता है कि आप अपने हाथों से अपना मैदा तबाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए ना अपने आप को अजियतनाक मौत देने वाली चीज़ें ना करें कि जिसमें आपकी बीमारी इतनी बढ़ जाए जो कि ना सिर्फ आपके मैदे बल्कि आपके घर वालों के लिए भी परेशानी का बाइस बने। उससे बेहतर आप छत से कूद जाएं या फिर जहर डायरेक्ट खा ले कि हर टाइम आपको मैदे की तकलीफ नहीं रहेगी। तो अच्छा, ऐसी क्या गलती कर रहे हैं? ऐसी गलती फिजा अब मोस्टली हर घर में हो रही है, और हम लोगों ने ना सोशल मीडिया का बड़ा गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया देखें, लेकिन ज़रा अपना जो अल्लाह ताला ने दिमाग जैसी नेमत अता की है, इसको इस्तेमाल भी करें और देखें कि रिसर्च बेस वाकई ये चीज़ काम करती है या नहीं। जो आप सोशल मीडिया पे उठाएं, हर कोई जो है वो इतनी गलत ये एक चीज़ गाइड कर रहा है। खाली पेट क्या करें कि आपने क्या करना है, 2 गिलास पानी लेने हैं, अंदर आपने अदरक के स्लाइसेस काट के डालने हैं, हल्दी जो है उसके स्लाइसेस जो है काट के डालने हैं, बीच में थोड़ा सा दार चीनी डाल लें, बीच में थोड़ी सौंफ डाल लें, बीच में लेमन के स्लाइसेस डाल लें। अब होता ही है, आप उठे हैं सुबह सुबह, खाली पेट आपने मुंह में ये जो है वो ड्रिंक डाली है, उठते सार इसको उबाले दे के सबसे पहले तो आपका मैदा खराब होगा। जो हमारी गट है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ने अब्जॉर्ब होना है, न्यूट्रिएंट्स ने बेहतर अब्जॉर्ब होना है तो हमारा वेट ठीक होना है। और उसके साथ साथ क्या होएगा कि हमारी जो गट है उसमें जो प्रोटेक्शन लेयर है वो उतर जानी है, तो फिर वैसे ही होगा कि कोई चीज़ खाई, मैदा पकड़ के बैठ गए और हर वक्त 10-10 मिनट की मौत का ट्रेलर देखते रहेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि इस तरह के ड्रिंक्स नहीं पिएं। खाली पेट हमें इस तरह की कोई ड्रिंक नहीं रिक्वायर्ड होती कि जिसके अंदर इतने सारे फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि आपकी गट को सेंसिटिव करेंगे। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको जिगर के मसले ऑलरेडी चल रहे हैं और ऊपर से वो कह रहे हैं कि हमारे जिगर के मसले ठीक हो जाएंगे, लिवर फैटी के मसले अक्सर कह रहे होते हैं कि इससे ना जो चर्बी है वो बिल्कुल स्लिप हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो देखिए, इससे चर्बी मेल्ट नहीं होती बल्कि आपके लिवर की एंजाइमिक फंक्शनिंग जितनी है, ALP AST, वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये बड़ी डेंजरस। अब आ जाते हैं कि हमारे जिस्म को खाली पेट एक्चुअली चाहिए क्या। हमारे जिस्म को खाली पेट सुबह सुबह गट की रेगुलेशन के लिए, स्टबन फैट से जान छुड़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम खाली पेट फाइबर का इस्तेमाल करें। खाली पेट फाइबर का इस्तेमाल क्या करता है कि आपकी डाइजेशन को बेहतर करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और आपका जो फैट है उसको मसल में बिल्ड करने के मतलब हम इसबगोल का छिलका भी ले सकते हैं सुबह? बिल्कुल, हम इसबगोल, हाँ निहारमू, आप इसबगोल का छिलका ले सकते हैं। उसके साथ अब जो मैं आपको ड्रिंक बताऊंगी ना, ये ड्रिंक आप 14 दिन इस्तेमाल करें और उसके बाद प्लीज कमेंट सेक्शन में आके आपने ऑनेस्ट होकर बताना जरूर है कि कितना फर्क पड़ा है।
करना आपने ये है कि आप एक गिलास पानी लें, उसके अंदर चिया सीड जो कि 30 मिनट तक भिगोए रहें, 30 मिनट तक चिया सीड भिगोए रहें। उसके अंदर थोड़ा सा इसबगोल का छिलका डालें। आजकल हम बहुत सुन रहे हैं सत्तू का पाउडर, जौ का पाउडर या चोकर, इन तीनों में से जो भी चीज़ अवेलेबल है, एक चाय की चम्मच वो डाल के और इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। ये जो ड्रिंक है वो बन जाएगी हाई फाइबर ड्रिंक। अब ये क्या होगा कि ये जब आप पियेंगे तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बेहतर करेगी, आपका जो गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करके आपके स्टबन फैट पे काम करना शुरू कर देगी। और इस ड्रिंक के 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है और आपने नाश्ते में डायरेक्ट जो है वो प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, पास्ता या फिर ब्रेड, ये नाश्ते में नहीं खाने। जो रात को प्लान करके सोते हैं सुबह उठने के साथ ही अंडा पराठा खाना है, उसका क्या होगा? अच्छा, अब देखिए जिनको ऑलरेडी स्टबन फैट चल रहा है उनके लिए, अच्छा उनके लिए स्पेसिफिक मैं तो खा सकती हूँ ना, आप मेरा खा सकती हैं, आप तो यू आर फिट, आप मेरी जैसी बंदी पराठा टिका जाए कोई मसला नहीं, बर्न भी तो कर देती हूँ यार, ऑफिस आती हूँ, काम करती हूँ, इधर उधर भागना, एक्सरसाइज और ये सारी चीजें भी सौदा आपकी खुद जिंदगी में लेना, शामिल है। बड़े काम। अच्छा, ये स्पेसिफिक जो है वो रिकमेंडेशन उनके लिए जिन लोगों का स्टबन फैट और स्टक फैट है उसको निकालने के लिए। अच्छा, तो डायरेक्ट आपने नाश्ते में प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। 2 बड़े अंडे ले लें, और अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट है, साथ आपको दिल का मसला है तो सिर्फ 2 अंडों की सफेदी ले लें। साथ आप हेल्दी फैट का इस्तेमाल करें। देसी घी डाल सकते हैं, बिल्कुल 1 चाय की चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है वो आप 7 बादाम की गिरियां या 3 अखरोट उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आप नाश्ता करेंगे ना, इससे होएगा क्या, जो डायरेक्ट जब आप नाश्ते में प्रोटीन लेते हैं तो वो प्रोटीन जब हमारे जिस्म में जाके इस्तेमाल होता है और वो बाद में एज अ प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन के तौर पे यूज़ होता है, तो आपका जो फैट है, ये जो बेली फैट है, हमारे पेट के अंदर 3 मसल्स मौजूद है, ठीक है, अपर मसल, लोअर मसल और उससे लोअर मसल। ये जो फैट होता है एक्चुअली मसल के साथ जुड़ा होता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कोर टाइटनिंग एक्सरसाइजेस करें, कोर टाइटनिंग एक्सरसाइजेस करें। जब आप खाली पेट प्रोटीन देंगे अपने जिस्म को मेटाबॉलिज्म तेज करके, तो वो आपका जो स्टबन फैट है वो यूटिलाइज होगा और वो मसल में कन्वर्ट होगा। जब वो मसल में कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी चर्बी जो है वो खत्म होती जाएगी। तो इसलिए आपने नाश्ता ये, उसके बाद फिर दोपहर में आपने क्या करना है, हाई फाइबर नाश्ता जिसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद हो, हाई फाइबर भी तो मौजूद प्रोटीन तो हमने सुबह ले लिया है, हाँ सुबह ले लिया, ठीक है। अब दिन में अगर कोई स्किप करना चाहता है, प्रोटीन नहीं ले रहा, अच्छा दिन में भी प्रोटीन आपने लेना है जितना क्यों? हाँ, वो इसलिए लेना है कि अगर आपका बेली फैट है या स्टक फैट है तो आपकी प्रोटीन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, जिस आपको प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है एज कंपैरिजन फैट और कार्ब्स के। अच्छा, दोपहर में आपने क्या करना है, और फिजा एक चीज, जिनका स्टबन फैट है उनको 25 ग्राम फाइबर नहीं चाहिए, 35 ग्राम फाइबर चाहिए, क्योंकि उनके जिस्म को काम करने के लिए ज्यादा फाइबर की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो अब दोपहर को क्या करें, 1 प्याला सलाद का जिसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर मौजूद हो, बंद गोभी डालें, खीरा डालें, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं एक्सेप्ट टमाटर। अब टमाटर का जो है वो मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि टमाटर जो है उसके अंदर ऑक्सलेट्स का कंटेंट मौजूद होता है जो आपकी डाइजेशन को थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, कच्चा टमाटर मगर गट हेल्थ के लिए भी तो अच्छा होता है ना? कच्चा टमाटर, कुछ लोग कहते हैं खाना खाने से पहले जो है कच्चा टमाटर थोड़ा खा लें, उसके बाद अगर खाने का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गट हेल्थ कभी खराब नहीं होगी। हाँ, वो बेहतर होगी, लेकिन ये होता है कि जो स्टबन फैट के साथ लोग होते हैं, स्टक फैट के साथ होते हैं, तो उनकी डाइजेशन, मतलब ये गट हेल्थ वाले नहीं, ये आप स्टबन फैट वाले के लिए कह रही है कि वो फिर इस तरह से टमाटर वाला इस्तेमाल ना करें। अच्छा, उसके बाद लाल लोबिया सलाद में डाल लें, काले चने डाल लें, सफेद चने डाल लें, आप जो लोबिया होता है छोटे वाला वो उबाल के, एक जो व्हाइट बीन, रेड बीन, वो आप 15 ग्राम तक उसको डाल के एक सलाद का प्याला, और उसके साथ हेल्दी फैट ऊपर जरूर डाल लें। जैतून का तेल डाल लें, सरसों का तेल डाल लें, ऊपर 7-8 पीनट्स आप ऊपर डाल सकते हैं। हेल्दी फैट होगा तो उसकी यूटिलाइजेशन जिस्म में बेहतर, चिया सीड ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये नहीं करें प्लीज, ये जो हम सो कॉल्ड सॉसेज ऊपर डालते हैं, लिटरली कि हम लोग सलाद भी खा रहे हैं और ऊपर से, मैं एक चीज कहती हूँ, सेहत के साथ अपने आप को जहर देना जरूरी नहीं है। मायो और क्रीम वाले जो हम डाल रहे होते हैं, ड्रेसिंग्स, 8-10 सॉसेज डाल के, और फिर जो है वो आप सलाद के अंदर आप क्या छोड़े हैं।
अच्छा, अब रात का भी बता दें इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए, रात का अच्छा, इम्पोर्टेंट है। रात का जो डिनर है, एक तो 6 बजे तक वाला। हाँ जी बिल्कुल, एक तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही, अर्ली डिनर। आपका डिनर आपने 4 रूल यूज करना है। 4 रूल हम ये कहते हैं कि आपने सोने से 4 घंटे पहले अपने खाने पीने का निज़ाम ख़त्म कर लेना है, ठीक है। 4 घंटे पहले आपका डिनर हो जाए, जो तकरीबन रात 8 बजे तक आप कोशिश करें मैक्स अपना डिनर कर लें, वो लोग जो जॉब्स भी करते हैं। अच्छा, रात को आपने क्या करना है, अच्छा डिनर करना है जिसमें आप एक चपाती, वो चपाती सफ़ेद मैदे की नहीं बनी हो, उसके अंदर फाइबर नहीं मौजूद होगा, वो जाके दोबारा फैट बनेगा और आपका मैदा ख़राब होगा। और उसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसके अंदर होगी, उनका भी बैली फैट नहीं जाने वाला। तो इस वजह से आपने इस्तेमाल करनी है मल्टीग्रेन आटे की रोटी। मल्टीग्रेन आटे की रोटी के अंदर फाइबर भी बढ़ जाता है, ग्रेन्स भी बढ़, और आपका पेट भरा रहेगा ज़्यादा देर तक। और उसके साथ कोई भी सालन जो आपके घर बना हुआ है, उसमें जैसे बीफ है, चने की दाल है, ये आप चिकन है, कुछ भी, हाँ कुछ भी जो आपके घर बना हुआ है, बस कोशिश करें उसके अंदर तेल ज्यादा नहीं डाला जाए। इतना मुश्किल और इतना महंगा कुछ भी नहीं है, जो आराम से अपने घर में आम बंदा ये रूटीन फॉलो करे तो खा सकता है। अच्छा, अब ना एक चीज है, कुकिंग मेथड्स अफेक्ट अ लॉट। आप कोशिश करें कि आपने उस खाने को ज्यादा भूनना नहीं, ज्यादा तेल नहीं डालना, तरियां नहीं डालनी। खाने को आप 1 चम्मच डाल के, जैसे पानी में हम कहते हैं ना गला के, ऊपर 1 चम्मच आप देसी घी का डाल के उसको भून लें, दैट्स इट बस। और मसाले अंदर नहीं डालें, ताकि जितना आपकी डाइजेशन बेहतर रहेगी उतना बेहतर आपका मैदा होता जाएगा। वाह जी, थैंक यू सो मच वर्दा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। एक नई रूटीन के साथ से आज की जो रील है ये आप फॉलो कर लीजिएगा, हमारे सोशल मीडिया से उठा लीजिएगा। वर्दा ने बड़ा अच्छा नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का आपको पूरा एक प्लान बताया, उसमें आपको डिटेल ये समझाइए कि आपको किस तरीके से अपनी प्रोटीन इनटेक का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से अपने कार्ब्स और जो हेल्दी फैट है उसको आपने ऐड करना है अपनी डाइट में। तो आपको ये अगर लॉजिक समझ आ जाए तो खाने पीने का निज़ाम आप खुद ठीक कर सकते हैं, बाकी आपको खुद पता है कि आपने क्या करना है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हमारे पास जो मौजू है वो ये कि जैसे हम अक्सर लोगों को जो डील करते हैं ना, कभी कभी बहुत बुरे तरीके से करते हैं। ऐसे लोग जो माशी तौर पे हमसे जब थोड़ा सा कमतर होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है, जिस तरह के, अगर आप जैसे सपोज़ बात करूँगी कि अगर हम होटल जा रहे हैं, किसी वेटर को बुलाना है तो हम कहें आज छोटे इधर आओ, या अगर किसी को खाने का अगर ऑर्डर करना है हमने, तो अब अगर वेटर आ गया है सामने तो हम खाना खा रहे तो हम कहेंगे कि प्लीज़ एक कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आना। तो भाई अगर आप उसको देख के कह देंगे कि भाई एक कोल्ड ड्रिंक भी ले आइएगा, तो कितनी रिस्पेक्ट होती है। मगर हम उसको बिना देखे तो यहाँ पे खाना खा रहे हैं और ऑर्डर कर रहे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे लगे तो उसको ऑर्डर कर देंगे। तो ऐसे डील करते हैं जैसे पता नहीं वो कौन है, हमसे मतलब इंसान नहीं है। खाने में अगर कोई ख़राबी निकल आए, कुछ हो जाए, तो हम उस वेटर को इतना जलील करेंगे, मैनेजर को बुलाओ, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, ऐसा खाना दोगे कुछ इस तरीके। अभी एक मैं छोटी सी ना एक रील वायरल देख रही थी, मैं प्लीज़ उसके ऊपर एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी। एक स्टोर है कपड़ों का, काफ़ी फेमस स्टोर है, ठीक है। तो वहाँ से एक औरत गई, तो उन्होंने कपड़े वपड़े ख़रीदे, तो उन्होंने पानी मांगा, तो जो स्टाफ था ना वो पानी नहीं दे सका उनको, और वो काफ़ी देर तक मांगती नहीं, तो स्टाफ ने काफ़ी देर तक उनको पानी नहीं दिया, और वो बाकी कस्टमर्स को भी डील करते रहे। तो इनको बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने एक वीडियो बनाई उन लड़कों के ऊपर, स्टाफ के ऊपर रख के कि मैं इतनी देर से पानी मांग रही हूँ तो इन लोगों ने मुझे पानी नहीं दिया, और हम इनसे लाखों की शॉपिंग करते हैं तो ये अपने कस्टमर्स के साथ ये सलूक करते हैं, ये करते। अच्छा, मैं एक चीज़ ना उन बहन को मैसेज देना चाह रही थी, बड़ी रिक्वेस्ट है, सुनिएगा बड़े गौर से, क्योंकि मैं अपनी भी चीज़ें शॉपिंग करने के लिए ख़ुद जाती हूँ सारी दुकानों में, तो मुझे इन दुकानों का हाल पता है। देखें, उस वक्त जब दुकान वाला सिस्टम है ना, वहाँ पर हर कोई स्टाफ को खाना नहीं देता, हर कोई स्टाफ को जूस, पानी, कोल्ड ड्रिंक नहीं देता। मोस्टली ये लोग टिफ़िन में अपना खाना लेकर आते हैं, अपना पानी लेकर आते हैं, अपनी चीज़ें भी लेकर आते हैं, और अगर पानी हो भी तो वो मिनरल पानी नहीं होता, अपनी बोतलों में मैंने देखा है लोग ज़्यादा लेकर आते हैं, और अगर वहाँ पे मौजूद भी है तो मिनरल कैंस, चीज़ें, बॉटल्स नहीं अवेलेबल होती हैं।
और पानी फिर हो सकता है अगर कोई लाया हो या पड़ा भी हो दुकान में हो भी तो हो सकता है वो ख़त्म हो गया हो, मगर उन खातून ने काफ़ी जलील किया उन लड़कों के मुंह पे कैमरा मोबाइल रख रख के कि पानी नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे। वैसे वो इतना बड़ा जो है ना शॉपिंग मॉल है, आप अगर बाहर निकलती तो खुद कहीं से पानी ले लेती, मगर आपने जो उनके कैमरे मुंह पे रख के ना उन स्टाफ को जलील किया। आपसे गलती जो हुई वो मुझे लगता है बड़ी ज़्यादा गलती हो गई, किसी की शक्लें दिखा दिखा के ये लोग पानी नहीं दे रहे। देखिए हम मुसलमान मुल्क हैं, हम कभी ऐसा हो सकता है किसी को पानी न दें, वो अपनी दुकान कस्टमर मालिक की शायद इज्जत रख रहे हो और पानी अवेलेबल ना आपको दे ना सकें और बोल रहे हो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, या फिर देखें ना ये नहीं करना चाहिए था, ये गलती हो गई। तो खैर इस तरह से जो हम सामने वाले को कमतर कर देते हैं ना वो नहीं करना चाहिए। तो पता नहीं इस रील को देख के लोग क्या नज़रिया दें, मेरा नज़रिया ये है। ठीक है जी, तो अब काशिफ साहब है मेरे पास, काशिफ फराज साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और आज इस टॉपिक को बहुत अच्छा एलैबोरेट करेंगे। छोटी सी बात तो इनको भी अब इंट्रो की समझ आई गई है कि हम जो छोटा कमतर समझते हैं सामने वाले को, तो इस तरीके से तो फिर हम उनके साथ उनको सही तो डील नहीं कर रहे। क्या कहेंगे आप इस बारे? जी बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा। एक छोटी सी नज़्म याद आ गई, पहले वो उसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपने अभी की हैं और जो हम शायद कहना चाहते हैं कह ना पाएँ, मगर उस नज़्म के अंदर सहर लुधियानवी ने आज से 100 साल पहले मादाम के नाम से एक नज़्म लिखी। मैं आपको पेश करता हूँ, देखिएगा क्या यही हम आज कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं, आप बेवजह परेशान सी क्यों हैं मादाम, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मेरे अहबाब ने तहज़ीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। नूर सरमाया से है रुए तमद्दन की जला, हम जहाँ हैं वहाँ तहज़ीब नहीं पल सकती। मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। लोग कहते हैं तो लोगों पे तवज्जुब कैसा, सच तो कहते हैं कि नादारों की इज़्ज़त कैसी। लोग कहते हैं मगर आप अभी तक चुप हैं, आप भी कहिए गरीबों में शराफत कैसी। नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हमें ज़ीस्त के अदवार बदलने होंगे। अपनी ज़िल्लत की कसम, आपकी अज़मत की कसम, हमको ताज़ीम के मयार परखने होंगे। हमने हर दौर में तज़लील सही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को ज़िया बख्शी है। हमने हर दौर में मेहनत के सितम झीले हैं, हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। लेकिन इन तलख मुबाहिस से भला क्या हासिल, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मेरे अहबाब ने तहज़ीब न सीखी होगी, मैं जहाँ हूँ वहाँ इंसान न रहते होंगे। वजह बेरंगी गुलजार कहूँ या न कहूँ, कौन है कितना गुनाहगार कहूँ या न कहूँ। क्या हम इस काबिल हैं कि किसी दूसरे इंसान को महरूम कह सकें, किसी दूसरे इंसान को कमज़ोर कह सकें, किसी दूसरे इंसान को कमतर कह सकें? अल्लाह को पता है कि कौन कमतर है कौन कमज़ोर है। मुझे तो बाज़ का लगता है कि जिनको हम कमज़ोर, महकूम और कमतर कहते हैं, कहीं आखिरत में ये आला ना हो जाएं, और जिनको आज हम दुनिया में बहुत आला कहते हैं कहीं ये कमतर ना हो जाएं। क्या बात है, एक ब्रेक लेंगे और उसी को यहीं से एलैबोरेट करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा जी, जो खुश नसीब लोग होते हैं उनके बारे में तो हमें समझ आ जाता है, दिख जाते हैं, उनके पास अल्लाह का दिया पैसा भी होता है, शोहरत भी होती है, उनके पास काम, जॉब, औलाद, फैमिली, सब कुछ। मगर जो कम खुश नसीब लोग होते हैं काशिफ साहब, उनको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, उनको माशरे को किस तरीके से उनको डील करना चाहिए? एक्चुअली किसी ने कहा कि उसने अल्लाह ताला से सवाल किया, एक दरवेश से मैंने, तो उस दरवेश ने कहा कि हमने अल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह ताला दुनिया में इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है, जैसे आपने कहा कुछ खुश नसीब हैं कुछ कम नसीब हैं। तो उस दरवेश ने कहा कि अल्लाह ने कहा अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं कि मैंने तो तुम लोगों को खुश नसीब इसलिए किया था कि तुम उन लोगों को हाथ पकड़ कर उस रास्ते से गुजारो कि मैंने तुम्हें दिया है, तुम आगे दो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी आगे देने की। अच्छा, तुम लोगों को खुश नसीब किया ही इसलिए था कि तुम लोग उस नसीब में से कुछ आगे भी तकसीम करोगे। तुमने दूसरों का नसीब भी खाना शुरू कर दिया। वासिफ साहब का एक बड़ा खूबसूरत जुमला है कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। क्या हम अपने नसीब पर खुश हैं या उस नसीब को और बढ़ाने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं? अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसका बहुत अच्छा हाल बाबा जी शफाक अहमद कहा करते थे। हमने एक दिन कहा, बाबा जी खुश नसीबी में इजाफ़ा कैसे किया जा सकता है? उन्होंने कहा बांट कर किया जा सकता है। तो जिन लोगों के पास लेस प्रिविलेज जिनको हम कहते हैं, जिनको हम महरूम कहते हैं तबके, जिनको हम
कमज़ोर तबकात कहते हैं, उसको अपलिफ्ट करने की ज़िम्मेदारी जो थी वो खुशबख्त लोगों में थी, वो खुशनसीब लोगों में थी, वो जिनको अता किया गया उन लोगों के हाथ में थी। ज़कात का निज़ाम क्या था, चैरिटी का निज़ाम क्या है? वो यही है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने 100 दिया है वो उसमें से 2.5 देकर उस गरीब को जिसका 0 है उसको 2.5 अता कर दें। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम लोगों पे छोड़ा था। अब अल्लाह ताला ने ख़ुद उतर कर सब लोगों के घरों में जाकर अल्लाह ने रिज़्क या अल्लाह ने पानी नहीं फराहम करना होता, अल्लाह ने इंसानों के ज़रिए देना होता है। आपको वो हदीस याद होगी जब अल्लाह ताला फरमाएंगे, और ये मुत्फ़िक़ अलैह हदीस है, अल्लाह ताला पूछेंगे क़यामत के दिन आपसे और मुझसे कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं तुम्हारे पास आया तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैं बीमार था तुमने मेरा हाल नहीं पूछा। लोग कहेंगे अल्लाह आप कैसे भूखे हो सकते हैं, आप कैसे प्यासे हो सकते हैं, आप किसी के पास कैसे आ सकते हैं, आप बीमार कैसे हो सकते हैं? अल्लाह कहेगा कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था तुम उसका पता करने नहीं गए, मेरा फ़लाँ बंदा भूखा था उसने हाथ फैलाया तुमने उसको खाना नहीं दिया, मेरा फ़लाँ बंदा प्यासा। तो अल्लाह ने इंसानों के ज़रिए ही चेक करना होता है, इंसानों के ज़रिए ही अदा करना होता है। तो खुशनसीब लोगों का काम यह है कि अगर उस नसीब को और खुशी शामिल करना चाहते हैं तो उन गरीबों का ख्याल करें, उन लोगों का जो वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, जो महकूम हैं, जो आपकी तरफ देख रहे हैं। सर मगर हमारे वहाँ तो ये होता है ना कि जैसे हमारा कोई स्टाफ है हमारे साथ काम कर रहा है तो अगर हमारे साथ कोई मुलाजमा चली गई है तो मोस्टली देखने को तो आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में मिलता है कि खाना खा रहे हैं मगर मुलाजमा जो है वो एक अलग कोने वाली टेबल पे जो है ना उधर उसको बिठाया हुआ है और उसको कुछ नहीं दिया हुआ, जो उनके बच्चे को पाल रही है, बच्ची का दूध बना रही है, बच्चे के मुंह में जो है ना चुसनी डाल रही है, चीज़ें कर रही है, उसको लुक आफ्टर कर रही है ऐसे कोने में बिठाया हुआ है कि बाकी भी जो रेस्टोरेंट में लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो उसकी वजह से कि मुलाजमा क्यों बैठी हुई है। वो दूसरे वो कहेंगे कि हम इनकी मुलाजमा के साथ बैठेंगे, ना अपने साथ बिठाया जा रहा है ना किसी की कोई मुलाजमा के साथ बैठना चाह रहा है। उसके बाद उनकी टेबल में खाने को भी कुछ नहीं है। और कुछ ऐसी भी वीडियो भी सामने आई हैं जिसमें कि जैसे घर अगर वापस जाना है गाड़ी में अगर जगह नहीं है मुलाजमा की तो मुलाजमा पीछे डिग्गी में बैठी हुई है। ये प्रॉपर इतनी वीडियोस देखने को मिली हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 100% आपकी बात ठीक है। बड़ी बदकिस्मती है सोसाइटी में ये ट्रेंड्स जो हैं अब ज़्यादा हो गए हैं। शायद फ़िज़ा पहले भी थे मगर सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, पता नहीं चलता था। शुरू से ऐसे हैं दुनिया। तारक अजीज़ साहब बहुत खूबसूरत इंसान थे, पिछले दिनों बरसी थी उनकी, तो उनकी एक अशार दो याद आ गए। वो कहते हैं दुनिया उत्ते मुड़ कदीमों दो कबीले आए ने, एक जिन्हां ने जहर ने पीते एक जिन्हां ने पिलाए ने। ये जहर पिलाने वाले लोग हैं, इनकी तारीख़ में कोई जगह नहीं है जो इस तरह से सलूक करते हैं, इस तरह कार करते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम बात करते हैं, हम कहते हैं सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना चाहिए। ये सीखा हमने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये है इस्लामी मुल्क जिसकी खातिर कुर्बानी दी थी, जो कहते कलमे के नाम पे बना था। हज़रत अबू अमामा बिन सुहेल बिन हनीफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो सबसे गरीब हबशी औरत है उसका क्या हाल है। कहा या रसूलल्लाह वो तो एक गरीब सी मस्कीन सी मोहताज सी औरत है। कहा मुझे रोज़ाना उसका हाल आके बताया करो और उसकी मदद किया करो। फिर एक दिन आपने कहा कि अगर इस ख़तून को कुछ हो जाए तो मैं इसका जनाजा ख़ुद पढ़ाऊँगा। ख़तून दुनिया में इंतकाल कर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने में सहाबा उसको लाए, देखा आप महवे इस्तराहत थे, जगाना आपने पसंद नहीं किया, उनको दफना दिया। आप उठे, उठते ही आपने सहाबा से पूछा उस औरत का क्या हाल है, उस हबशी औरत का। कहा या रसूलल्लाह वो तो रात इंतकाल फरमाएंगी। कहा मुझे क्यों नहीं बताया। कहा आप महवे इस्तराहत थे, आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने वज़ू किया और कहा सब साहबा मेरे साथ चलो और दिखाओ मुझे उसकी कब्र कहाँ है। उसकी कब्र मुबारक के ऊपर गए और वहाँ कब्र के ऊपर खड़े होकर जनाजा पड़ा दोबारा उसका। ये है सीरतुल नबी। क्या आज इसकी, यानी मैं वो कह रहा हूँ जो दुनिया से चली गई और आज आपके मुलाजमीन जो हैं, जो गरीब लोग हैं, वो दुनिया में मौजूद हैं, ज़िंदा हैं, सांस लेते हैं, आपके बच्चों को पाल रहे हैं, आपके घर की सफाई कर रहे हैं। आलम यह है कि गंदगी आप डालते हैं, गंद वाले आप हैं, नाम उनको हमने दिया हुआ, हमने उनको बिठा दिया और हमने उनको गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया। जैसे जानवरों को नहीं लेकर आते ईद कुर्बान के ऊपर डिग्गियों में बंद करके इंसान को अपने जानवर बनाकर पेश किया हुआ है।
इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। आपको बताना तो पड़ेगा कि आपको अल्लाह ताला ने प्रिविलेज क्लास दी थी, अल्लाह ने आपको खाने को दिया था, पीने को दिया था, पहनने को दिया था, बांटने को दिया था, और तुम लोगों ने ये सलूक किया उन लोगों के साथ। अगर यही सलूक अल्लाह तुम्हारे साथ करता, बाबा जी शफाक अहमद कहा करते थे, बेटा जब भी किसी के साथ कुछ सलूक करो ज़रा एक बार सोच लेना, अगर यही सलूक तुम्हारे साथ हो तुम्हें कैसा लगेगा। और फिर अल्लाह ताला ऐसे हालात बना देता है कि जैसा सलूक आप करते हैं वैसा ही माहौल आपके लिए बन जाता है। फिर आपको बड़ी तकलीफ़ होती है, फिर आपको इंसानियत याद आ जाती है, फिर आपको आला हसब नसब याद आ जाता है। तो उन लोगों के लिए आपको याद नहीं आता कि जिनका आपके ऊपर ज़िम्मेदारी दी गई है, जिनका आपको कहा गया है। मैं आपको एक मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं आज आपको एक वाक़या सुनाऊं, कैसे एक बादशाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने ख़यालात का इजहार फरमाया। जब मक्के में जुल्म हो गए तो नजाशी जो हबशा का बादशाह था, वहाँ मुसलमानों का काफ़िला चला गया। अब नजाशी को नहीं पता था कि ये जिसका पैगाम लेकर मेरे पास आए हैं मोहम्मद, ये पैगंबर हैं नहीं है, वो बड़ी दूर था अफ्रीका में। उसने कहा कैसे पता चले कि ये जिसका पैगाम लेकर आए हैं, जिसका ख़त मेरे नाम लेकर आए हैं, ये बंदा ठीक है कि गलत है। क्या खूबसूरत इंसान था नजाशी। उसने ये नहीं कहा कि इनसे पूछो जो उनके सहाबा हैं, कहा मोहम्मद का कोई दुश्मन है इधर। कहा जी पता करते हैं। गए, पता चला हज़रत अबू सुफियान उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था। पता चला वो आए, कहा उनको लेकर आओ। दरबार में आए, क्या सवाल किया अबू सुफियान से। क्या कहा अबू सुफियान मोहम्मद को जानते हो? उसने कहा जी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कहा ये बताओ मोहम्मद अपने कनीज़ों और अपने ग़ुलामों से कैसा सलूक करते हैं, और जब गुस्से की हालत में होते हैं तो इनसे कैसे पेश आते हैं। एक सवाल पे देखिए पर्सनैलिटी जज होने लगी है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं हम साइकोलॉजिस्ट। मैं अक्सर कहा करता हूँ एक सवाल पे साइकोलॉजी मैंने देखा तो सीरतुल नबी में देखा। उसने कहा ए हबशा के अजीम बादशाह क्या बताऊँ आपको। मैंने एक दिन हज़रत ज़ैद से पूछा, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके 12 साल तक खिदमत गुजार रहे, आपके ग़ुलाम रहे, आपके बेटों की जगह आपने उनको अता फरमाई। मैंने कहा कभी मोहम्मद ने तुम्हें गुस्से में डांटा, कभी सज़ा दी, कभी पनिश किया? तो बादशाह खड़ा हो गया ना फरते जब। कहता क्या कहा उसने? कहने लगा, हज़रत ज़ैद कहने लगे कि एक बार ऐसा हुआ कि मुझसे वो प्याला गिरकर हाथ से टूट गया जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको पेश किया हुआ था तोहफ़तन। बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का वो दिया प्याला जब टूटा तो मैंने कहा कि आज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नहीं माफ़ करवाएंगे, आज तो मेरी सज़ा दे, क्योंकि आप उसी में खाना खाते, उसी में पानी पीते, आपकी बीलवर्ड वाइफ का दिया हुआ तोहफ़ा था। कहते हैं बस वो कांप रहे थे डर की वजह से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा शरीफ में दाखिल हुए हैं। एक नज़र टूटे हुए प्याले को देखा, एक नज़र हज़रत ज़ैद को देखा और कहा ज़ैद तुम भी ना बस, और फिर उसके सर पे प्यार से हाथ रख दिया। ज़ैद कहते हैं तुम भी ना बस से आगे एक लफ्ज़ नहीं कहा मुझे। नजाशी खड़ा हो गया, उसने कमाल जुमला बोला फिज़ा। उसने कहा जो शख्स गुस्से की इस हालत में अपने ग़ुलाम को एक जुमला अदा ना कर सके गुस्से में, उससे सच्चा शख्स और सच्चा नबी इस कायनात में कोई नहीं हो सकता। इस एक वाक़े ने यह बता दिया कि तुम्हारे मुलाजिम से बड़ी गलती भी हो जाए, बड़े से बड़ा उससे नुकसान भी हो जाए, जुमला क्या है, तुम भी ना बस। पता नहीं आगे आप क्या कहना चाहते थे। वाह सर, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं दोबारा। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा काशिफ साहब, आपसे भी एक सवाल करना चाह रही थी मैं। क्या आपने कभी अपने से कमतर या किसी कम खुशनसीब बंदे की मदद की है? अगर की है तो कैसे? लोगों के सामने एग्जाम्पल हो जाएगी अगर आप अपना कोई वाक़या शेयर वैसे करें। तो बहुत अजीब लगता है अपने मुंह से अपनी बात करना, अपनी तारीफ़ करना, मगर जहाँ लेकिन सवाल पूछ लिया जाए मुझे लगता है जवाब सवाल बनता भी। है। दूसरी बात ये कि सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूँ, ये खुद तौसीफ़ी के लिए नहीं, कि लोगों तक बात पहुँचे कि किस तरह छोटी सी नेकी कितना बड़ा काम कर सकती है। ये बात है 1994-95 की। तो एक बड़ी मशहूर शॉप हुआ करती, बंद हो गई, उसका नाम टॉम एंड जेरी हुआ करता था। ये मस्जिद शुहदा के साथ बैक साइड पे जो स्कूल है उसके बिल्कुल सामने, चर्च के बिल्कुल सामने थी, लारस रोड के ऊपर। तो वहाँ पर हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से दोस्त जाया करते थे। मैं, इरफान मलिक, मुश्ताक बलोच, आसफ सिंधु, ज़ीशान, सरफराज ख़ान, ये सारे हम दोस्त थे, जिनमें से 2 दोस्त दुनिया से जा चुके हैं, सिंधु और मुश्ताक बलोच। तो हम गवर्नमेंट कॉलेज से निकलते, पैदल आते, वहाँ बैठते, पराठे खाते, चाय पीते। तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा था, 9-10 साल उसकी उम्र थी।
तो वो वहाँ चाय सर्व करने के लिए नया नया आया। तो हम बैठे जाके, तो हमारे दोस्त मुश्ताक बलोच अल्लाह उनकी मक़फ़िरत फरमाए, बड़ा स्टाइल था बोलने का। उस्ताद उस्ताद ये जो फ़तेह अली खान साहब हैं ना, रुस्तम के अब्बू जो हैं, और उस्ताद मानत अली खान साहब के भाई शफ़क़त मानत अली के चचा जो है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी एक शख्स को कहा कि मेरा गीत को गा सकता है, मुश्ताक बलोच था। वो इतना अच्छा गाता था कि मेरा कोई भी गीत मुश्ताक बलोच गा सकता है। वो बहुत खूबसूरत गाता था। तो जो ही हम गए हैं तो जाके मुश्ताक बलोच बैठ के कहते हैं, पुत्र गल सुनो। वो बच्चा आ गया, कहता है जी सर। चा ले आओए, स्टाइल था उनका बोलने का, बड़े ग्राम में बोलते थे। और चा ले आओए, उनके वो सब ली ले गया। अब वो मुड़ा है तो उससे कहते और गल तो सुन। उनके केहो जी चाल ले आएगा। उसने कहा सर हुक्म करें कैसी? अब मेरा रंग वेख रहे हैं? अब मेरे रंग दी लिया। बच्चे ने बात सुनी, वो मुड़ने लगा, ओ इधर मुड़, ओ गल सुन, ओ की रंग है मेरा। अब कन्फर्म करने के लिए ना कि भी इसको पता भी चला है कि स्ट्रॉन्ग चाय लानी है, तेज़ पत्ती की चाय लानी है। रंग उनका कैसा था? उनका रंग बस यूं समझ ले कि स्याह के करीब था। अच्छा, मतलब बहुत गहरा रंग था। अच्छा, उनका, लेकिन बहुत खूबसूरत रंग की चाय उस रंग में इंतहाई खूबसूरत इंसान था वो। तो कहते मेरा रंग की है। अब बच्चा घबरा गया कि वो कैसा कहे कि काला रंग है। तो बच्चे ने एक लम्हे के लिए सोचा और कहता है मध्यम सा काला। वाह वाह। ये जुमला सुन के हम सब ने तो क्लैपिंग की। तो मैंने उठ के बच्चे को गले से लगाया, सर पे हाथ रखा, क्योंकि ये लफ्ज़ ऐसा था मध्यम सा काला, ये आम बच्चा अदा नहीं कर सकता। मैंने कहा बेटे आपने कितना पढ़ा है? उसने कहा मैं 5 जमातें पढ़ा हूँ। मैं कहा बेटा यहाँ क्यों आ गया? क्या उम्र थी उसकी? 9 साल थी उस वक्त। अच्छा। तो उसने कहा 5 जमातें मैं पढ़ा हूँ सर, तो घर के हालात नहीं थे। मैंने कहा पढ़ोगे? कहता हाँ। मैंने कहा तुम यहाँ से जब फारग होगे ना, कितने बजे फारग होते हो? कहता है 2 बज जाते हैं। तो मेरे पास हॉस्टल आ जाया करो, न्यू हॉस्टल में गवर्नमेंट कॉलेज। तो उसने 2 बजे आ जाना, 4 बजे तक मैंने उसको पढ़ाना। वो बच्चा इस वक्त लाहौर में ही एक जगह पर, बहुत नाम नहीं मैं बताता, एक दुकान है बहुत बड़ी, उनकी एक चेन है, वहाँ पर वो मार्केटिंग मैनेजर है। उसके अपने बच्चे हैं उसके, और उसको मैंने पहले मिडल करवाया, फिर उसको मैंने लाहौर बोर्ड से मैट्रिक करवाया, फिर मैंने उसको इंटरमीडिएट करवाया, फिर मैंने उसको ग्रेजुएशन करवाई, फिर उसको जॉब लेकर दी। अब उसका अपना ज़ाती घर है। इसी तरह जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाते थे, वहाँ एक वेटर था, उनका भी मैं नाम नहीं बताता, उनको भी हमने इसी तरह से ग्रेजुएशन तक पढ़ाया। आज वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी लाहौर में अपने ज़ाती घर के मालिक हैं। इतनी फ़ख्र और इतनी खुशी होती है कि सिर्फ आपने एक छोटा सा काम करना है, एक आबियारी करनी है, पानी देना है, थोड़ी सी खाद आपने डालनी है, और पता कहाँ से। मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने एक दिन बाबा शफाक अहमद साहब से पूछा, मैंने कहा बाबा हम जा रहे होते हैं मोटरसाइकिल पे, पैदल, गाड़ी में, मांगने वाले आ जाते हैं, कैसे पता चले कि कौन सही है कौन गलत है, किसको देना किसको नहीं देना? तो हंस के मुझे पता क्या कहते हैं, वो सारियां नू दे दिया कर, तुमने कौन सा पास से देना, उसके दिए में से देना है ना। तो अगर उसके दिए में से थोड़ा सा इधर चला जाए, 100 में से 2.5 रुपये सिर्फ सही जाए या गलत जाए, ये आपने नहीं देखना, ये आपका काम नहीं है, आपने उसके दिए में। मैंने एक दिन पूछा ये बात भी जो आपने की, मैंने कहा बाबा कहीं गलत ना चला जाए। हाय हाय क्या जवाब दिया। कहने लगे बेटे अगर तुम किसी को ये सोच कर दोगे कि सही और गलत, तो अगर तुम्हें देने वाले ने ये सोच लिया तो क्या तुझे मिलेगा ये? और फिर उन्होंने कमाल बात बताई, उन्होंने कहा बेटे तुम्हें तुम्हारी हैसियत से बढ़कर मिलता रहे, उसके लिए तुम उसको देते रहो जिसको देना बनता है या नहीं देना बनता है। तुम्हारा दिया तुम्हारे आने वाले रिस्क में कमी नहीं आने देगा। अच्छा, इस कायनात को हम जो देंगे वो कायनात हमें वापस घूम के लौटाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है ना? शक नहीं, तो आपको नहीं लगता कि जो आपने काम किए छोटे मोटे, जो अल्लाह ताला ने आपको ज़रिया बना लिया और आपने कर लिया अच्छी नीयत के साथ, किसी को तालीम से, किसी को अपने इल्म के हिसाब से आपने उसको पढ़ाया और समझाया, तो आपको नहीं लगता कि इतना सा वक्त, इतनी सी जो है ना इल्म को बांटने से एक परवान चढ़ गया, एक बच्चा या बच्ची जो भी, उसकी ज़िंदगी सफल गई? अगर हम इतने माशरे में लोग हैं, अगर एक एक करके किसी एक एक की कफ़ालत हम अपने सर पे ले लें, अगर हमारी जेब में मैं कहती हूँ पैसा नहीं है, तो हम उसको अपनी ज़बान से, हमदर्दी से, कि वो हमसे कमतर है तो हम उसको उस हिसाब का बना दें जिस हिसाब का, जैसे हम अल्लाह की नज़र में मैं कहती हूँ कमतर तो दूर की बात, हम ज़रा भी नहीं है, तो हमें वो किस तरीके से देखें रखता है। तो अगर हम भी किसी की माशी तौर पे अगर उसकी कफ़ालत कर दें कि वो माशरे में थोड़ा सा सफल हो जाए, खड़ा हो जाए, तो हमें फिर वही चीज़ें हमारे आगे लौट के नहीं आएंगी। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, आज आप दुनिया को सुना रहे हैं अपनी ज़ुबान से,
आपको दुनिया सुनना चाह रही है, तो आप इधर बैठे हैं ना, तो ये वक्त आपको नहीं लगता आपके इन कामों की वजह से आता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। मैंने ये चीज़ जो है ना कि आपने मज़हब को देखे बिना, आपने पस मंज़र को देखे बिना, आपने बैकग्राउंड को देखे बिना हेल्प करी, मैंने अपनी वालदा से सीखा। मेरी अम्मी जो थी वो एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी, तो वहाँ पर She was a gynecologist actually. इनकी जो मदर है फेमस gynecologist। 25 दिसंबर जो था उसमें आपको पता है कि हमारी मसीही भाई बहन जो हैं वो अपना मनाते हैं ईद। तो मेरी वालदा हैं वो सब के लिए जो है ना वो ईद का ख़ुद एहतमाम करती थी। तो हमें ये कहीं भी नहीं था कि हमने किसी मुलाज़म को, चाहे वो मसीही हो या मुसलमान हो, उसको तू कहकर या इस तरह के लफ्ज़ से पुकारना है। हमें ये आर्डर था कि हर मर्द आपका चचा है, हर औरत आपकी खाला है। उसका मुआवजा ये मिला कि आज उस माँ के 5 बेटे हैं, उन 5 बेटों में किसी एक बच्चे में कोई एक शरई ऐब नहीं है। 5 अपने घरों में बहुत खुश हैं। 5 को अल्लाह ने औलाद नरीना और बेटियां अता की। 5 को अल्लाह ताला ने इस सोसाइटी में सबसे अच्छा किया। ये जो भी आपने बात की, आगे अब देखिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो सबसे ताबेदार बच्चे। हम हमेशा कहते हैं कितने लकी हैं, किसी दौलत की, किसी पैसे की, किसी कोठियों की, कारों की ज़रूरत नहीं। जो सबसे बड़ी जायदाद है वो औलाद है। इस तरह से अल्लाह आपको नवाजता है। जब आप किसी के लिए करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि अल्लाह ताला किस तरह आपके लिए वो तमाम असबाब आपको दे देता है, आपको मांगने भी नहीं पड़ते। आपने तो किसी को ये सोच कर दिया कि अल्लाह खुश होगा। अल्लाह इतना खुश होता है, वो कहता है तुमने एक दफ़ा मेरे लिए किया, मैं 10 दफ़ा तुम्हारे लिए करूँगा। और फरिश्तों से कहता है इससे पहले कि काशिफ के हाथ से ये पैसा उस तक पहुँचे, इसके जितने मिलने वाले हैं, माँ बाप, भाई बहन, बच्चा बेटी, 10 लोगों को मेरी तरफ से कुछ ना कुछ पहुंचा दो। क्या बात है काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा आज का टॉपिक इलैबोरेट अच्छा हुआ है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है बहुत अर्जेंट, तो वी हैव टू टेक अ ब्रेक। अगेन वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मेरे पास जो अभी मेहमान हैं वो बड़े ख़ास किस्म के हैं, ठीक है। हमारे साथ एक हैं फरजाना फ़ारूक, जो कि अभी विमेन एशिया कप जो है उसमें ब्राउन्ज मेडल जीत कर आई हैं रिसेंटली इस मैच में, तो वो भी हमारे साथ हैं। और उनके अलावा मौज़म ख़ान जो प्लेयर हैं, ठीक है, उनको जौन सा है ना जो कि मैनेज करते हैं सारी इन चीज़ों को, इनके गेम्स को, और बड़े अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनको भी हमने बुलाया यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं फ़रजाना से बात करना चाहूँगी, अब दोनों को वेलकम कहूँगी। फ़रजाना, बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है ये, बड़ा फ़ख्र है, फ़ख्र पाकिस्तान है। आप जैसी उम्र की, कम उम्र की बच्चियाँ और इतना अच्छा शौक़ रख के और अपने मुल्क को इस तरीके से ट्रॉफ़ियाँ दिलवाना, ये ब्राउन्स मेडल्स दिलवाना, ये कोई आम काम नहीं है और आम सोच नहीं है, आम एफ़र्ट नहीं है। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपकी क्या सोच थी, पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्या कहानी थी, कैसे इस तरफ आई और कैसे ये कप्स वगैरह अपने पाकिस्तान को आप डेडिकेट किए जा रही है? पहले तो मैं सबसे पहले फेडरेशन का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, पाकिस्तान वुमेन को इस लेवल तक पहुंचाया। बिकॉज़ मेरा स्टार्ट हुआ था मेरी यूनिवर्सिटी से, मैं कैनेडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और वहाँ से मैंने अपनी इंटरवर्सिटी खेली थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। वहाँ पे सिर्फ काशिफ शराजी थे, उन्होंने मुझे देखा, वहाँ से मुझे आगे बताया कि बेसबॉल, बिकॉज़ मुझे पहले पता भी नहीं था कि बेसबॉल पाकिस्तान में खेली भी जाती है, तो एक्सपोजर ही नहीं है लड़कियों में कि बेसबॉल भी है। तो फिर उसके बाद मुझे एक्सपोजर मिला, वहाँ से उन्होंने मुझे एक कैंप्स दिलवाए। वहाँ पे एक एफसी कॉलेज में ब्राइन जो है वो कैंप लगा रहे थे, तो उधर मुझे पार्टिसिपेट करवाया, वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई। और फिर एक टीम। कितने साल पहले की बात बता रही हैं आप? ये 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने किया है, साल विद इन ईयर उन्होंने। अच्छा। तो ये काफ़ी मेहनत है उनकी, उन्होंने लड़कियां कलेक्ट की, उन्होंने उनको एक्सपोजर दिया। स्पेशली मैं क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था, उन्होंने थ्रू आउट हेल्प की और उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। वाह। अच्छा, मौज़म ख़ान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, बड़ा अहम किरदार है आपका। ये कितना मुश्किल और कितना अहम टास्क था, इसके बारे में ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा। देखिए, कोशिश करने से ना चीज़ें आसान होती हैं। हमारा जो काम होता है कि टैलेंट को हंट करना और उनको ट्रेंड करना, और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोचेज़ जो हैं वो और हम हैं
कि क्योंकि मैं वज़ात ख़ुद एथलीट रह चुका हूँ, तो जो एथलीट होता है वो जब किसी खिलाड़ी को खेलते हुए देखता है तो उसको पता चल जाता है कि ये कितना टाइम लेगा नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के लिए। तो इनके अंदर डेफिनेटली जो है वो हमने स्पार्क देखा यूनिवर्सिटी में जब ये खेली हैं, तो फिर इनको ऑफ़र की गई कि आप कैंप पे आएँ। तो ये आई और उन्होंने अपने आप को साबित किया कि जो हमारा विज़न था, जो हमारी सोच थी या जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल सच था, और उन्होंने अपने आप को मनवाया कि विद इन 1 ईयर्स इंटरनेशनल टीम के अंदर आके, और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वुमेन बेसबॉल की एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, जिसके अंदर क्वालिफाइड राउंड में 8 टीमें थीं, जिनके अंदर हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया और क्वालिफाई किया। और अब जो अक्टूबर में एशियन चैम्पियनशिप हो रही है, क्वालिफाई के बाद और रिफाइन के बाद 9 टीमें जो हैं पार्टिसिपेट करेंगी और उन 9 में पाकिस्तान शामिल होगा। और ये बहुत बड़ी प्राइड है कि फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। अच्छा, किन किन के साथ खेलेंगे, कौन कौन से ममालिक है जिनके साथ तैयारी करवाई गई है कि आपका कंपटीशन इन ममालिक के साथ है? देखिए, जो सबसे टफेस्ट होगा ना इनका मुकाबला, वो होगा कोरिया के साथ, चाइना, ताइपाई, जापान। ये वो कंट्री हैं जिनकी टीमें बहुत अच्छी हैं, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा जापान का। जापान इज़ द लीडिंग जो है वो इसके अंदर अमेरिका, और जापान इस वक्त बेसबॉल के अंदर जितना इन्वेस्ट करता है और जितना इसको प्रमोट करता है अमेरिका और जापान, दुनिया में और कोई कंट्री नहीं कर सकता। अब अमेरिका और जापान में जो इस तरीके से प्लेयर्स होते हैं, इस गेम को खेल रहे होते हैं, वो तो फिर बड़ा बिलियंस में कमाते भी हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट भी बड़ी होती है। मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि पाकिस्तान में क्या स्कोप है, मगर ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा। टेक अ ब्रेक। अच्छा, वेलकम बैक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये जो अभी थाईलैंड के ख़िलाफ़ ये जो भी मैच हुआ जिसमें 1-5 की जो जीत हुई है माशाल्लाह से, इसमें कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जो बहुत ज़्यादा नुमाया रहे हैं, इन्हांस्ड रहे हैं, बताइएगा। बिल्कुल, जैसे आपको पता है बेसबॉल एक टीम गेम है, वहाँ पे एक एक पर्सन जो है, एक एक इंडिविजुअल अगर अपना रोल प्ले करे, तो स्पेशली मैं सीनियर्स ने बहुत रोल प्ले किया था, बिकॉज मैं भी जूनियर थी और भी जूनियर्स थे बीच में, लेकिन टीम जो कैप्टन थी हमारी सादिया, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि पिचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब, वो बहुत मुश्किल होती है। उन्होंने थ्रू आउट पिचिंग करवाई, और मुझे क्रेडिट मैं चाहूँगी उनको ही दूँ, वही हमारी कैप्टन है। और बाकी ओवरऑल जो पूरी टीम ने जो साथ सपोर्ट किया, वो तो डेफिनेटली अच्छा पार्टिसिपेशन सबने दिया। अच्छा, ये जो बेसबॉल है ना, इसके बारे में मैंने मोस्टली देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं है कि बेसबॉल भी कोई चीज़ होती है। अब जिस तरह से एक जैसे हम क्रिकेट को जानते हैं, हम हॉकी को जानते हैं, है ना, देखा जाए तो ये एक क्रिकेट से थोड़ी सी मिलती जुलती होती है। अब क्रिकेट में सिर्फ बल्ला होता है, तो इसमें आपके पास ये डंडे रुमा की एक चीज़ होती है जिसे, है ना, उसके थ्रू आपने बॉल को हिट करना है। बिल्कुल। तो इसके बारे में इतनी कम इन्फॉर्मेशन क्यों है लोगों को, अभी तक अवेयरनेस नहीं है चीज़ों की? अवेयरनेस बिकॉज मैं कहूँगी जैसे अब क्रिकेट को वो लोग बहुत शौक से देखते हैं, शुरू से थ्रू आउट खेलते आ रहे हैं, लेकिन मेरे अपने पेरेंट्स, मेरे फादर जो हैं वो क्रिकेटर थे, तो उनसे देखा, तो जिस तरह जनरेशनल आप देखते हो थ्रू आउट जो एक चीज़ चल रही है। अब बेसबॉल में मैं भी इनफैक्ट नहीं जानती थी कि बेसबॉल होती, जैसे आपको बताया था कि वुमेंस की कोई टीम भी है पाकिस्तान में। तो इसी तरह एक्सपोजर जब तक आपको किसी चीज़ का नहीं होता तो आपको नहीं उस चीज़ का पता होता। तो इसी तरह जितना एक्सपोजर मिलेगा तो उतना। अब जैसे कि आप प्लेयर बन गई हैं, अब तो खेल रही हैं, ग्राउंड में हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी सपोर्ट हो रही है, अब किसको आप फोकस करती हैं, क्या गोल सेट किए हैं, क्या आपके टारगेट्स हैं? मैं बिल्कुल जैसे अब मैं चाहूँगी कि इसका गेम को एक्सपोजर मिले, क्योंकि टैलेंट आपको पता पाकिस्तान में कोई किसी भी चीज़ फील्ड में हो बहुत टैलेंट है। अब जैसे मैंने विद इन ईयर मैंने पाकिस्तान तक मैं इधर पहुँच गई हूँ, और हमने हमारी टीम ने बहुत अच्छे से कम्पीट किया। थाईलैंड होगी, इंडिया को इनफैक्ट सिर्फ एक स्कोर से हम लास्ट में जाकर हम हारे थे। तो अगर आपके अगर विदाउट प्रैक्टिस आप इतना तो अच्छा कम्पीट कर सकते हो, तो इस तरह बस जितना एक्सपोजर मिलेगा ये बात है, उतना अच्छा हमारी टीम आगे एक्सेल करेगी। मौजूद साहब, मुझे बताइए कि आप इसको जो है ना प्रमोट करने के लिए कौन से ऐसे इक़दाम है जो है वो कर रहे हैं? मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा, जो पहले आपने सवाल किया था कि लोग इतना जानते क्यों नहीं हैं बेसबॉल को, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि उसके अंदर थोड़ा सा मैं इसी को थोड़ा सा ऐड करता जाऊँ।
पाकिस्तान में जो असल जो कमी है ना, वो मैं समझता हूँ कि अगर इसको मीडिया अगर प्रमोट करे ना, जैसे हमारी नेशनल चैम्पियनशिप्स हो रही हैं, उनकी लाइव कवरेज हो, जैसे अभी वेस्ट एशिया कप के हम रनर अप हुए हैं और इंडिया को हमने 1-14 से हमारे खिलाड़ियों ने जो है वो बीट किया है। और इन दिनों हम जंग के हो रही थी जिस वक्त हमने बीट किया है। अब उन मैचेस को हम खिलाड़ियों को अगर हमने लाइव दिखाया होता हमारी चैनल्स ने, तो पाकिस्तान के लोगों को पता चलता है, क्योंकि मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को पता चलता है। क्रिकेट को आप देखें कि कितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, उसको लाइव उसको टेलीकास्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सपोर्ट है आप लोग को? देखिए, अभी मैं अप्रिशिएट करूँगा हमारी सीएम साहबा को कि उन्होंने जो है वो ग्राउंड के लिए जो है वो ग्रांट मुख्तस की है, ठीक है। लेकिन उसको हम देखेंगे कि जिस वक्त वो प्रैक्टिकली आती है तो उसका ऑब्वियसली बच्चे और बच्चियों को जो है वो उसका आने वाले कल में बेनिफिट्स डेफिनेटली पहुंचेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। अच्छा फरजाना, अब लड़कियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आप क्योंकि आपको अब साल हो गया है, प्रैक्टिस में भी हैं, काम भी कर रही हैं, खेल रही हैं, अब जो मज़ीद लड़कियां करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, कोई स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाना चाहती हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिकॉज मुझे लगता है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, आपको कोई चीज़ अचीव करनी है। तो अब जैसे मुझे भी था, तो मुझे जाके कैंप्स के लिए आपको देखना पड़ता है, आपको थोड़ा सा, क्योंकि अभी इतनी जो कैंप्स वगैरह या इतना नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ग्राउंड है FC, जहाँ पे ब्राइन वो प्रैक्टिस करवाता है। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इसमें भी काफ़ी मतलब कि जैसे क्रिकेट है, इस तरह बेसबॉल भी एक बहुत अच्छी गेम है। तो इसमें जो आपको बढ़ चढ़ के आके पार्ट लेना चाहिए। जितनी लड़कियां पार्ट लेगी उतना बेसबॉल को भी एक्सपोजर मिलेगा, उनको खुद भी एक्सपोजर मिलेगा। तो जितनी ट्रेनिंग वो करेंगी उतना ज़ाहिर बात है फिर पाकिस्तान के पास भी प्लेयर एक अच्छा डेवलप होगा और उनको भी साथ साथ एक्सपोजर मिलेगा। बिल्कुल ज़बरदस्त जी। आपकी ट्रॉफ़ी अगर आप इजाज़त दे तो मैं छू सकती हूँ? ट्रॉफ़ी तो आपकी है, खड़े हो जाएगा भले, क्योंकि हम प्रोग्राम के आखिर में पहुँच गए, आखिरी बिल्कुल मरहला है हमारा टाइम का। खूबसूरत सी ट्रॉफ़ी ये आपने की है पाकिस्तान के नाम, ये हमें फ़ख्र दिया है और आप हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान बनी है। तो अगर आप भी इस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, अगर आपकी बेटियां ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो उनको ये कह कर टाले ना, उनको रोके ना, उनकी रुकावट ना बने। ख़ास तौर पे पेरेंट्स में बाप की सपोर्ट बेटियों को बहुत चाहिए होती है। बाप ये ना कहे कि इसको तो शादी करके किसी के घर जाना है, बस तालीम पूरी कर ले तो उसको ब्याह देंगे, ये ना कहें। उसका साथ दें, उसके साथ खेलें, उसकी सपोर्ट बने, उसे साथ ले कर जाएँ और पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।